देखो, तो इसमें है कि एक वर्टिकल रिंग है और दो मासेस हैं, एक पॉइंट मास ये है और एक पॉइंट मास है। दोनों मास रिंग के सहायता से इस वर्टिकल रिंग में फंसे हुए हैं। रिंग के सहायता से मतलब रिंग है जो कि वर्टिकल रिंग में फंसी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे, और दोनों को एक स्ट्रिंग ने ज्वाइन कर रखी है। तो कह रहा है कि जब इस सिस्टम को रिलीज किया जाता है रेस्ट से, तो फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर रिलीज। रिलीज करने के तुरंत बाद इस रस्सी में कितना टेंशन होगा। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये रिलीज करने के बाद की बात क्यों कर रहा है। वैसे चाहे जो भी हो जाए, इस पार्टिकल का मोशन और इस पार्टिकल का मोशन दोनों ही इस सेंटर के अबाउट होगा और सर्कुलर होगा। अगर मोशन होता है तो ऐसे, तो मोशन विल बी सर्कुलर। तो ठीक है, और सर्कुलर मोशन में टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर। तो टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर। सिंस स्पीड इज जीरो बिकॉज ऑफ जस्ट आफ्टर रिलीज, देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, इसने ये कंफर्म कर दिया कि सेंटर की तरफ दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा। नाउ यू कैन राइट फोर्स इक्वेशन टुवर्ड सेंटर एंड देन नेट फोर्स प्लस टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बस आंसर दे देंगे। एबीडी बनाते हैं। तो इसका टेंशन टी तुम ऐसे दिखाओगे, इसका टेंशन टी तुम ऐसे दिखाओगे, लेकिन रिंग है ना, ये रिंग, इस वर्टिकल रिंग में और इसका वेट भी एम जैसे दिखाओगे। ठीक है, बट ये रस्सी जब पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगी, तो ये मान लो ये रिंग है और ये रस्सी ऐसे, तो जब तुम ऐसे इसको ऐसे खींचोगे तो इस रिंग से एक और एन आएगा रिंग पे ऊपर की ओर। पार्टिकल पे बड़े वाले रिंग से एक नॉर्मल डायरेक्शन आएगा ऊपर की ओर, एंड दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन। लेट्स दिस इज n1। गुड, यहाँ पे भी इस रिंग से इसके ऊपर आएगा, ऐसे लिख लिया अपने मन से, n2। ठीक है, अब देखो फोर्स इक्वेशन लिखते हैं इस रिंग पे। ये रेडियस आर है, ये भी आर है, क्योंकि 90 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये कितना होगा 45, दिस वन इज अगेन 45। तो इस वाले रिंग पे, रिंग ए पे, मैंने कहा कि वाई डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखो। रिंग ए पे वाई डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखो। तो n1 ऊपर है तो क्या लिखेंगे, n1 माइनस एम जी, और t का ये जो कंपोनेंट आएगा, ये आएगा t cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पे बात करें। इस पे मैंने भी टुवर्ड द सेंटर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे इस पे भी। तो टी का एक कंपोनेंट क्या आएगा, अब बी पे इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो बी पे टी का जो ये कंपोनेंट आएगा, दिस इज टी कॉस 45 डिग्री, टी कॉस 45 डिग्री, और n2 इधर जा रहा है ना, इधर माइनस n2 इक्वल टू 0। तो तुम देख सकते हो कि मैंने दो इक्वेशन लिखी है, अननोन की भरमार है, तीन अननोन है, n1 n2 और t। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमने नॉर्मल के डायरेक्शन इक्वेशन लिखी, टुवर्ड द सेंटर इक्वेशन लिखी और कुछ भी नहीं आया, तो अब एक ही बचा हुआ है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखना। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, चलो लिखते हैं। इस वाले पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दिस इज a1, मान लिया a1 है। इस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लो a2 है। टेंजेंशियल इज ऑलवेज, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल। सर बोलिए बोलिए। सर जो A1 A2 वो जो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो दोनों का सेम नहीं होगा, क्योंकि टैंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है। आर तो सेम हो गई, और अल्फा पूरी बॉडी का लिए सेम होता है, तो सेम नहीं होगा इन केसेस में। एकदम सेम आ जाएगा, इस केस में प्रूफ करके देखो आ जाएगा। नहीं, वैसे भी इन जनरल सेम ही आता सर।
आ जाएगा। अगर ये रिजिड बॉडी की तरह से काम कर रहा है ना तो ये सेम आ जाएगा। E1 E2 इज इक्वल, इसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो, योर एंगल हमेशा 45 रहेगा, ये वाला एंगल हमेशा 45 रहेगा, तो भी 45 रहेगा। तो इस रस्सी के डायरेक्शन में कांस्टेंट रिलेशन यूज कर लो, रस्सी के डायरेक्शन में कांस्टेंट रिलेशन। तो A1 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, A1 cos 45 डिग्री, और A2 का जो ये कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट्स A2 इधर है ना, A2 इधर है, और ये 45 तो ये भी 45, तो A2 का ये कंपोनेंट भी A2 cos 45, तो ये घटा रहा था तो माइनस, और A2 का जो ये कंपोनेंट है बढ़ा रहा है तो प्लस A2 cos 45, एंड दिस वन इज 0। प्रूफ कर रहा है कि A1 क्या आ गया, A2। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इस A1 का इधर कंपोनेंट किया माइनस, इस A2 का इधर कंपोनेंट किया प्लस 0 कर दिया। ये तो प्रूफ कर लिया, कोई बात नहीं, हिम्मत रखेंगे ना। इसके बाद अब टेंजेंट डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन लिखे, तो इस पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा वो इस डायरेक्शन का, तो टी का ही कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, n1 और mg का तो आएगा नहीं, तो टी का जो ये कंपोनेंट बनेगा इट इज t sin 45, तो दिस इज t sin 45 डिग्री इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a1। अब यही क्वेश्चन इस पे लिखेंगे। अच्छा, इस पे जो इक्वेशन बनेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंट डायरेक्शन में mg नीचे है तो क्या लिखेंगे, mg माइनस, और t का जो ये कंपोनेंट बनेगा इट इज t sin 45, इट इज t sin 45 डिग्री इज इक्वल टू मास m इंटू इसका एक्सेलरेशन a2, और a2 तो A1 तूने प्रूफ कर लिया। गुड। अब देखो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में इक्वेट कर दो, आंसर यहीं से आ जाएगा। क्या आएगा, mg माइनस t sin 45 डिग्री इज इक्वल टू इस m1 को यहां से लाओ t sin 45 डिग्री, और तुम समझ सकते हो इससे मैंने प्रूफ कर लिया कि mg इज इक्वल टू ये ट्वाइस ऑफ 2t sin 45, sin 45 is 1 by root 2, then this is root 2 m 2tt, then t is what, mg by root 2, and this one is answer। अब देखो इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की जरूरत नहीं थी, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में बहुत बार ऐसे काम किए जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लाइफ ही तो है। तो हमने क्या किया, मुझे पता नहीं था मैं क्या करूं। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन लिखा, फिर इधर इक्वेशन लिखा और कांस्टेंट रिलेशन लगा दिया, फाइन आंसर। बताओगे, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होगा कि अगर ये जस्ट आफ्टर रिलीज नहीं पूछता, किसी टाइम पे पूछता, तो किसी टाइम पे पूछता तो इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी आती, इसके पास भी वेलोसिटी आती, तो इसके पास एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर हो जाता और इसके पास भी टुवर्ड द सेंटर हो जाता। तो जब ये तुम कांस्टेंट रिलेशन बनाते, ये बाकी सारे रिलेशन सही हैं, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब तुम कांस्टेंट बनाते इस डायरेक्शन में तो इस A1 का कंपोनेंट करते तो इसका भी इधर कंपोनेंट करना पड़ता, फिर A2 का कंपोनेंट इधर करते, A2 का इधर, तो v स्क्वायर बाई आर का भी इधर करते, फिर उसको इक्वेट किया जाता इस रस्सी पे, तब जाके कांस्टेंट बनता, तो उसमें v का टर्म्स आ जाता। अब v का टर्म आ जाता तो फिर इस चीज को तुम इक्वेट, ये समझ गए होगे कि ये A1 इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन बराबर नहीं आता। ठीक है, हेलो, यस सर, एक बार मैं करके देखूंगा, आप बता दीजिएगा। देखो इसमें कह रही थी एक स्प्रिंग ए है, एक स्प्रिंग ए है, लिफ्ट है, ऊपर को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, और इस स्प्रिंग की रीडिंग 90 kg है और इस स्प्रिंग की रीडिंग 30 kg है, स्प्रिंग बैलेंस है। तो इस अगर ये ब्लॉक इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है तो फाइंड द मास एम, इस एम की वैल्यू पता करनी है। तो देखो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, स्पेशली स्प्रिंग बैलेंस, वो तभी एक्ट करता है, इनलॉन्गेशन एक्ट करता है। स्प्रिंग बैलेंस है तो उसको खींचोगे तो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करता। और स्प्रिंग बैलेंस होता है जिससे गैस सिलेंडर को उठाते हो ना, ऐसे गैस सिलेंडर कभी भरवाए हो तो उसको उठा के देखना, तो वो खींचने में ही काम करता, प्रेस में काम नहीं करता। तो स्प्रिंग बैलेंस है, तो स्मॉल एम ब्लॉक की वीडियो बना लो, तो mg किधर दिखाओगे, नीचे को दिखाओगे। दूसरा, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 90 kg है,
तो जो फोर्स लगेगा वो 90 जी लगेगा, और स्प्रिंग खींचा हुआ है इलोंगेशन में, तो ऊपर की तरफ खींचेगा, इस 90 जी। और ये स्प्रिंग भी खींचा हुआ है 30 kg का, तो इसका फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर 30 जी होना भी चाहिए, क्योंकि वो खींचा हुआ है ना, जब खींचा हुआ तो ऐसे खींचेगा, और ऊपर वाला खींचा हुआ तो ऊपर की ओर खींचेगा। सर कंप्रेस स्टेट में क्यों नहीं काम करता है? स्प्रिंग फोर्स तो तब भी आता है ना जब स्प्रिंग को कंप्रेस अरे करेंगे तब। वो इस तरीके से बना होता है, उसको ऐसे बनाया जाता है। तुम क्या करना, ये जो 10 kg वाला सिलेंडर होता है या 5 kg वाला सिलेंडर होता है ना, उस दुकान पे जाना, वो भी तौलते हैं सब ऐसे लगा के, खींचते हैं ऐसे, तो उनसे कहना कि थोड़ा देना स्प्रिंग बैलेंस, तो तुम उसे प्रेस करना, देखना कोई रीडिंग नहीं देगा। उसका जो मार्कर होगा, उसका जो मार्क बना होगा ना, वो जीरो के ऊपर कुछ मार्किंग नहीं बना होता है, तो कंप्रेस का कोई मतलब भी नहीं है। या हो सकता है कोई नहीं पॉइंटर तो लगा हो सर, जिसको कंप्रेस होने ना दे। कंप्रेशन से स्प्रिंग फोर्स तो आता ही है ना। आता है, लेकिन तुम मुझे बताओ, इस तरीके से स्प्रिंग, चुप रहो तुम, इस तरीके से स्प्रिंग है, ठीक है, और ये नेचुरल लेंथ पड़ा हुआ है, और मैंने यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस जब बनाया तो क्या किया कि ये जो है इस तरीके से था, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो, यहाँ पे ऐसे लगा हो, निकला हो, ठीक है, और इसी के सामने मैं ऐसे लगा दूँ, एक फिक्स कर दूँ, इस दीवार में फिक्स कर दूँ, ठीक है। अब हमारा जो इसके ऊपर मार्क बना हो, 1 2 3 4 मार्क जो बना हो, जो वेट मेजर करता है, अब देखो इसको प्रेस करो, तुम इसको प्रेस करोगे तो इससे टकरा जाए, तो कंप्रेसर नहीं देगा, लेकिन इसको खींचो तो देखो अब खींचने लगेगा, स्प्रिंग बैलेंस खींचने लगेगा, खींच जाएगा। तो ऐसा बनाया जाता है ताकि वो स्प्रिंग बैलेंस प्रेशर में काम ना करे, इलोंगेशन पे काम करे, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। बताओगे? यस सर। तो इस पे लिखो एबर आवर में, तो 90 जी ऊपर, 30 जी नीचे, माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 10 है ना, तो 10 को जी लिख लो, तो जी एक कम जी सब कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 90 माइनस 30 60, और इधर 2m, देन व्हाट इज m, 30 kg, आंसर इज 30 kg। तो बच्चों को याद भी करवाया जाता है कि स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज वर्क इन इलोंगेशन। और अगर तुमने वीडियो देखा होगा स्प्रिंग वाला, तो मैंने इसमें बताया भी होगा कि स्प्रिंग बैलेंस हमेशा उसमें एक्ट करता है, इलोंगेशन में एक्ट करता है, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे थ्योरी वाले पार्ट में